हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। क्लास 12 का वो नया टॉपिक है और वो टॉपिक आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 8 बायो का वो चैप्टर 8 है। और वो चैप्टर 8 का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो बच्चों, आप जानते होंगे हेल्थ का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर आजकल की परिस्थिति जो बन रही है उस परिस्थिति में तो इसका इम्पोर्टेंस और भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये तो मैं जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जनरल लाइफ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो या फिर पर्सनल लेवल पे हो। हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारे लाइफ में। और इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो अगर हम लोग चैप्टर वाइज देखें, चैप्टर के हिसाब से बात कर लें तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है बोर्ड्स में। इसमें बोर्ड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल सेक्टर का, अगर मैं नीट की बात करता हूँ तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर्स आ ही जाते हैं इससे। तो इसमें कुछ टॉपिक जो है वो आपको मेमोरी बेस्ड है, मतलब मेमोराइजेबल टॉपिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जबकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। खासकर इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके सामने ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से डील कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या किया गया है, हेल्थ का एक बेसिक डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है। जो प्रीवियस पहले का डेफिनेशन था, ये क्या बताया गया है कि एक्चुअली में इसको बोला जाता है कि ये स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड माइंड है ना। ये बॉडी और माइंड का एक स्पेसिफिक स्टेट है जो कह सकते हैं स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है वेयर there is balance of certain humor। कुछ ऐसा ही बात बताया गया है आपके एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट लाइन में। ओके, अब देखो, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, एक्चुअली में हमारे बॉडी का भी और हमारे माइंड का भी बैलेंस है, एक टाइप का बैलेंस है जो एक पर्टिकुलर टाइप के ह्यूमर को से रिलेटेड है। ह्यूमर से रिलेटेड, अब ये ह्यूमर क्या चीज है भाई, व्हाट इज ह्यूमर? एक्चुअली में देखो, ह्यूमर जो है ना उसको हम लोग बॉडी फ्लूइड के रूप में भी लेते हैं या फिर बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी लेते हैं। बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी लेते हैं। ये 2 टर्म में हम लोग लेते हैं इसको। अगर बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में हम लोग ले इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, है ना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर लेंगे, मेंटल कैरेक्टर आप ले सकते हो, आप सोशल कैरेक्टर ले सकते हो, या कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। ओके, तो ह्यूमर के टर्म में जनरली हम लोग या तो बॉडी फ्लूइड से कंसर्न में बात करते हैं या फिर हम लोग हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं ना, वो कैरेक्टरिस्टिक के टर्म में बात करते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल और सोशल, इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्चुअली में हम लोग ह्यूमर के टर्म में ले सकते हैं। ओके, और साथ में बॉडी फ्लूइड के टर्म में भी ले सकते हैं। तो इन बातों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और सबसे पहले का जो इंफॉर्मेशन आपके पास था वो क्या था कि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, आप देखिएगा एनसीईआरटी में हिपोक्रेटस के बारे में बताया गया है। देखो, हिपोक्रेटस काफी इंपॉर्टेंट नाम होता है मेडिकल के सेक्टर में, क्योंकि जब आप एक डॉक्टर के बनने के क्रम में आप रहोगे और जब आप फाइनल वहाँ एग्जाम होगा उसके बाद आपको एक हिपोक्रेटस ओथ होता है ना। हिपोक्रेटस ओथ
एक्चुअली में एक टाइप का ओथ है जो इनके नाम पे लिया जाता है, हिपोक्रेटस के नाम पे लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ओके, तो एक्चुअली में हिपोक्रेटस जो थे वो ग्रीक फिलोसफर कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि ये फिजिशियन थे। ओके, तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो जब मैं हिपोक्रेटस की बात कर रहा हूँ, और हम लोग चूंकि इंडियन सभ्यता में बात कर रहे हैं, हम लोग इंडियन सभ्यता का भी कुछ बात कर लें, तो यहाँ पे एक और मैं नाम आपको बताना चाहूंगा, और वो नाम है चरक का। काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स माने जाते हैं चरक हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में। और चरक को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, है ना। इंडिया में फादर ऑफ मेडिसिन का नाम दिया गया है चरक। ओके, क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, और उस बुक का नाम क्या है? चरक संहिता। देखो, ये एक बुक इन्होंने लिखा था, और इस बुक में उन्होंने बहुत सारे डिजीज के बारे में, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदिक से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में इन्होंने इस पे काम किया था। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। हिपोक्रेटस, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, ग्रीक सभ्यता से बिलोंग करते थे। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, चरक। हालांकि इनके बारे में आपके बुक में एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है। तो चरक, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, और इनका एक बुक है दैट इज चरक संहिता, जिसमें कि बहुत सारे डिजीज और बहुत सारे ये मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, अब देखिए, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद का है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक बाइल का। ब्लैक बाइल का कॉन्सेप्ट है। ये ब्लैक बाइल कहने का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लैक बाइल जो है ना, आयुर्वेदा में ऐसा कुछ बताया गया है कि ब्लैक बाइल का मतलब हो गया हॉट पर्सनालिटी। क्या हो गया? हॉट पर्सनालिटी। हॉट पर्सनालिटी कहने का मतलब क्या कि दीज पीपल्स आर मोस्टली बिलोंग टू फीवर केस। एक्चुअली में ऐसे पीपल जो होते हैं ना, उनको ज्यादातर फीवर वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है। ओके, हालांकि बाद में विलियम हार्वे का नाम आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका मेडिकल सेक्टर में। विलियम हार्वे के द्वारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवर किया गया। विलियम हार्वे के द्वारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवर किया गया, जिसमें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड वेरियस जो पार्ट्स थे उनका डील आउट किया गया, उनका कुछ डिस्कवरी किया गया। और इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ देयर डिस्कवरी। अपने डिस्कवरी के द्वारा उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, कि जो ब्लैक बाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हॉट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे फीवर से रिलेटेड कुछ ऐसा आता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उनको नहीं बताया गया था। ओके, तो फाइनली उन्होंने विलियम हार्वे के द्वारा जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो उनके द्वारा हार्ट और उससे रिलेटेड, इवन ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में जो वेरियस कंपोनेंट्स थे उससे रिलेटेड कुछ बातें की गई। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बायो का। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो बायो का है, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो बात आता है कि WHO जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो बताया गया कि हेल्थ जो है ना, उसका एक कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए।
वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए भाई? तो वो क्राइटेरिया होना चाहिए फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजियोलॉजिकल। ये बेसिक क्राइटेरिया के हिसाब से हेल्थ को डिफाइन किया गया WHO के द्वारा। तो देखिए क्या बोला गया WHO के द्वारा, क्या बताया गया है। सो हम लोग देख रहे हैं कि अ कंप्लीट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस, एंड क्या, सोशल फिटनेस। ओके, ऐसा कुछ बात बताया गया कि ये क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल और सोशल फिटनेस है। इसी को डिफाइन किया गया है किसके टर्म में, हेल्थ के टर्म में। ओके, तो ये जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल फिटनेस है, इसी फिटनेस को हम लोग हेल्थ बोलते हैं। देखो देखने में तो ये क्राइटेरिया बहुत छोटा लग रहा है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल और सोशल, लेकिन इसका जो एरिया है ना वो अपने आप में बहुत वाइडर रेंज कवर करता है। इवन ये इतना बड़ा रेंज कवर करता है कि ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि नो एनीवन कैन बी हेल्दी इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरे इंटायर वर्ल्ड में कोई भी हेल्दी नहीं हो सकता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जब आप इसके ओवरऑल क्राइटेरिया को मेजर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई भी पर्सन 100% हेल्दी नहीं हो सकता है। तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी क्या कहता है? आप देखिए, ये तो WHO का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का। तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी कहता है कि देयर आर 3 बेसिक सिस्टम विच इन्फ्लुएंस हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। 3 बेसिक सिस्टम है जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। वो पहला सिस्टम क्या है भाई? दैट इज न्यूरल सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है हमारा? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, नर्व्स आएगा। कौन कौन आएगा इसमें? तो इसमें आएगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आएगा आपका, नर्व्स आएगा। नर्व्स या न्यूरॉन्स ये सब जो है बिलोंग करता है आपके न्यूरल सिस्टम से, आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो सिस्टम बताया गया वो था एंडोक्राइन सिस्टम। क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम। ये दूसरा सिस्टम के बारे में बताया गया कि दूसरा सिस्टम जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। और तीसरा सिस्टम जो बताया गया दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। क्या था? इम्यून सिस्टम। ये 3 बेसिक सिस्टम की बात की गई हेल्थ को डिफाइन करने के लिए या हेल्थ को प्रॉपर वे में कवर करने के लिए। तो आप ऐसे भी समझ रहे होंगे कि ये न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप खुद समझिए कि अगर आपका बॉडी में सारे के सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अनहेल्दी हो जाओगे, आपको डिजीज हो जाएगा। कुछ ये कॉन्सेप्ट आता है, मॉडर्न बायो का ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ को इफेक्ट करने वाले वो फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि 3 बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया, 3 बेसिक सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। वो सिस्टम क्या था? न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो इस हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। तो वो फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो 3 बेसिक फैक्टर यहां भी बताया गया है। सबसे पहला फैक्टर जो था ना दैट इज कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर क्या है? जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर कहने का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हमारे सेल्स में, हमारे क्रोमोसोम्स में, डीएनए में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से डिजीज होता है। इवन बायोटेक्नोलॉजी या फिर इसके पहले का जो टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स, उसमें मैंने आपको बताया है
कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अभी बायो का, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कि अगर आपके बॉडी का जेनेटिकल मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है उसमें, उसकी वजह से आपके बॉडी में डिसऑर्डर पैदा होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें इन्फेक्शन का। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है इन्फेक्शन का। मतलब अगर आपको कोई डिजीज होता है तो उसका एक वजह ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, आपके बॉडी में कुछ पैथोजेनिक इफेक्ट आ गया है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर थर्ड फैक्टर देखें हम लोग तो तीसरा फैक्टर आता है हमारे लाइफ स्टाइल का, हमारे लाइफ स्टाइल का। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स बताए गए हैं किसके लिए, डिजीज के होने के लिए। जेनेटिकल फैक्टर, जेनेटिकल इम्बैलेंसिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस फैक्टर, कोई भी पैथोजेंस आपको याद होगा कि माइक्रोब्स को अगर हम लोग देखें तो जनरल माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन काउज करते हैं वो माइक्रोब्स किससे बिलोंग कर सकते हैं, तो वो बिलोंग कर सकते हैं मोनेरा से। मोनेरा कहने का मतलब क्या, मोस्टली बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं इससे, तो बैक्टीरियल डिजीज होता है हमारे बॉडी में। अगर हम लोग बात करते हैं अगला फैक्टर तो वो वायरस हो सकता है, वायरस के द्वारा डिजीज होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो अगला फैक्टर क्या हो सकता है, तो वो प्रोटिस्टा हो सकता है। प्रोटिस्टा कहने का मतलब अमीबा हो गया, जैसे एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, मलेरिया पैरासाइट हो गया, ये सब क्या है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो सकता है, तो फंगाई हो सकता है, फंगाई हो सकता है, इन्फेक्शन काउज करता है हमारे बॉडी में। ओके, इसके अलावा कुछ ये तो यूनिसेलुलर हो गए, ये जितने भी मैंने आपको बताया ये क्या था, यूनिसेलुलर था। मल्टीसेलुलर भी कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज काउज करते हैं। सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे हेलमिंथेस काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ऐसे इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, ये सारा टॉपिक मैं डिटेल करूंगा। मैं फिलहाल अभी एक बेसिक जो समराइजेशन है, एक बेसिक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि हेल्थ और डिजीज को पढ़ने के लिए इन बातों की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। ओके, ऐसे इस चैप्टर में आपको बहुत सारे डिजीज के बारे में प्रॉपर वे में पढ़ना है। ओके, तो हम लोग उस समय ये बात कर लेंगे। तो ये हुआ इन्फेक्शियस वाला। लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल डिजीज सबसे कॉमन डिजीज माना जाता है आजकल के दौर में, दैट इज डायबिटीज। लाइफ स्टाइल डिजीज माना जाता है क्योंकि आप प्रॉपर वे में अगर अपने लाइफ स्टाइल को सेट नहीं करते हो इस मॉडर्न एटमॉस्फेयर में, इस मॉडर्न सिस्टम में, तो आपको बहुत सारा डिजीज हो जाएगा। इस लाइफ स्टाइल से बिलोंग क्या क्या करता है भाई, तो इसमें आपका बिलोंग करेगा फीडिंग हैबिट, आप क्या खाते हो, आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भी बहुत सारा डिजीज हो जाता है, फूड की वजह से। आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, मस्कुलर का जो मसल्स के अंदर जो वेरियस टाइप का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई, या फिर आपके बॉडी का बहुत सारे ये मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और क्या भाई, फ्री फ्रॉम एडिक्शन। आपके लाइफ स्टाइल में एडिक्शन का कोई जगह नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि एडिक्शन से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। नंबर ऑफ डिजीजेज होते हैं जो एडिक्शन से रिलेटेड होते हैं, है ना, जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर जो लोग ये स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको लेते हैं, उनमें डिजीज होने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, उसकी बाद हम लोग बात करते हैं कुछ हैबिट्स का। आपके हैबिट भी डिपेंड करता है ना। तो ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने समझा कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज काउज करते हैं। जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है, इन्फेक्शियस फैक्टर हो सकता है, और लाइफ स्टाइल। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्राइटेरिया टू मेंटेन गुड हेल्थ। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा जो गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए,
बैलेंस्ड डाइट, आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेज जो होते हैं उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो डाइट शुड बी बैलेंस, आपका डाइट जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए इसमें, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, है ना। सेकेंड चीज क्या होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन। आपका बैलेंस डाइट के बाद फिर क्या होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। ओके, पर्सनल हाइजीन मतलब क्या हुआ, अपने हाथों को साफ रखना, प्रॉपर वे में अपने बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर वे में सफाई करना, पर्सनल हाइजीन में आता है। नेक्स्ट आ गया क्या, रेगुलर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट हो गया रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइजेस से क्या होता है, आपके बॉडी में हर बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर वे में होता है, तथा मसल्स वगैरह जो आपके हैं वो प्रॉपर वे में काम करते रहते हैं। मसल्स के अंदर में ऑक्सीजन का सप्लाई या फिर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई ये प्रॉपर वे में होता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई, अगला जो होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फिटनेस, क्योंकि जैसे ही आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करोगे तो फिजिकल फिटनेस भी होगा। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। ओके, अगला चीज क्या होना चाहिए, आपका मेंटल फिटनेस होना चाहिए। मेंटल फिटनेस होना चाहिए। मेंटल फिटनेस भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है। मेंटल फिटनेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो सोच है, आपका जो ह्यूमर है जिसको बोलते हैं कि मतलब जो बॉडी का प्रॉपर्टीज होता है ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, मेंटल फिटनेस इसी को बोलते हैं, है ना। आप में गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप हमेशा एक दूसरे से मतलब फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए, इस टाइप का बिहेवियर होता है। आप जानते होंगे जनरली क्या होता है कि ये कोई भी गेम वगैरह में ऐसा शो आउट किया जाता है ना कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट शो आउट किया जाता है कि अगर मान लो कोई पर्सन कोई हार गया या फिर कोई जीत गया, उससे कोई मैटर नहीं होता और एक दूसरे से जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को वेलकम करते हैं चाहे कोई भी जीते, है ना। सो दैट इज कॉल्ड हेल्दी एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ अवेयरनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अवेयर रहोगे तभी आप क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि वेदर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज जो होता है वो हमारे बॉडी में कैसे होता है। तो अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस होगा तभी आप किसी पर्टिकुलर टाइप के डिजीज से फाइट कर सकते हो या अपने आप को बचा सकते हो उस पर्टिकुलर डिजीज को होने से, है ना। तो अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आपका क्या मैंने बताया था, इसके पहले भी हमने बात किया था कि एडिक्शन फ्री होना चाहिए हमको, है ना। मतलब नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो टोबैको, एडिक्शन फ्री होना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत टाइप के डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एडिक्शन फ्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, वैक्सीनेशन। देयर आर नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीजेस, है ना। जैसे बीसीजी हो गया, वैक्सीन है। पारा ए पारा बी वैक्सीन है। बीसीजी जैसे वैक्सीन है किसका, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए। पोलियो वैक्सीन पोलियो के लिए है। तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ भी होना चाहिए। देखो कम्युनिटी हेल्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद हेल्दी रह सकते हो, आप खुद हेल्दी हो, लेकिन आपका जो सराउंडिंग्स में आप रह रहे हो वो सराउंडिंग्स हेल्दी नहीं है। आप हेल्दी हैं लेकिन आपका सराउंडिंग हेल्दी नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि सराउंडिंग्स का इफेक्ट इंडिविजुअल पे पड़ता है ना। तो इसके लिए आप जिस कम्युनिटी के अंदर आ रहे हो उस कम्युनिटी में भी हेल्दी सिस्टम होना चाहिए। अब कम्युनिटी हेल्दी सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि आपका सराउंडिंग्स जो है, आपका सराउंडिंग क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन सराउंडिंग्स होना चाहिए, अगल बगल में साफ सफाई होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेस्ट डिस्पोजेबल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट डिस्पोजेबल अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वेस्ट डिस्पोजेबल अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं वेस्ट डिस्पोजेबल के बाद फिर क्या, तो वेक्टर कंट्रोल।
वेक्टर कंट्रोल भी होना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल करने का मतलब मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मॉस्किटो। आपको पता है मॉस्किटो जो है वो बहुत सारी बीमारियों का वेक्टर माना जाता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फैलेरिया हो गया, ये सारी चीज़ों का वेक्टर माना जाता है। तो अगर आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मॉस्किटो की लार्वा जो है वो प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं हो। तो वेक्टर कंट्रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो आपको जो सप्लाई मिलना चाहिए, मतलब आपको जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो फैसिलिटी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटीज है ना, प्रॉपर फैसिलिटीज किस चीज का, जैसे वाटर का हो गया, हेल्थ सिस्टम का हो गया, है ना, वाटर हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, ये सब का फैसिलिटीज प्रॉपर वे में होना चाहिए। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो एजुकेशन होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए भाई, तो सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, है ना। साथ में क्या होना चाहिए, तो हेल्थ प्रोग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए वेरियस हेल्थ प्रोग्राम जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा चलाए गए हैं उसको मैंने आपको समराइज करने का कोशिश किया है। अब जैसे देखो ये क्या है, NMEP क्या होता है भाई, देखो एन, यहाँ जितना भी एन आप देख रहे हो ना, दैट एन ऑल एन बिलोंग्स टू नेशनल, ये सब क्या है भाई, नेशनल। मैं एक साथ लिख रहा हूँ नेशनल, ओके, एन फॉर नेशनल। नाउ एम, अगर मैं एम की बात करूं तो यहां पे क्या है, मलेरिया इरेडिकेशन, और पी जितना भी आप देख रहे हो ना, दैट पी इज प्रोग्राम। पी क्या है भाई, प्रोग्राम। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, यही है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं NFCP, यहाँ एस किससे रिलेटेड टर्म है भाई, दैट इज फाइलेरिया, किससे है, फाइलेरिया। ओके, और C फॉर कंट्रोल, तो क्या हो गया, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे NSEP है ना। तो एस यहाँ पे देखो, एन तो वही हो गया नेशनल, और पी फॉर प्रोग्राम। एस क्या हो गया, तो स्मॉल पॉक्स, एस किसके लिए हुआ, स्मॉल पॉक्स। ओके, और इरेडिकेशन, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे NLCP, एन फॉर अगेन नेशनल, पी फॉर प्रोग्राम। देन व्हाट इज एल, एल क्या है भाई, सो एल फॉर लेप्रोसी कंट्रोल, सी फॉर कंट्रोल, है ना, तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे NCCP, है ना। तो NCCP किसके लिए हो गया भाई, तो यहाँ पे एन तो फिर वही बात हो गया है, नेशनल, पी फॉर प्रोग्राम, NCCP। C फॉर कॉलेरा, C for cholera and C for control, so national cholera control program। इसके अलावा आप देखते होंगे नेशनल मलेरिया प्रोग्राम भी चलाया गया था, नेशनल, सॉरी मलेरिया तो मैंने बता ही दिया है, मलेरिया मैंने बता दिया है, ट्यूबरक्लोसिस, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आपको चलाया गया था। ओके, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चलाया गया था। इवन आप जानते होंगे पल्स पोलियो, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाया गया था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स है। RCH का नाम आपने सुना होगा,
RCH है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना। तो ये सारा चीज जो है वो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा चलाया गया है टू कंट्रोल हेल्थ एंड टू मैनेज हेल्थ इन आवर सोसाइटी और कम्युनिटी। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको, जो बेसिक टॉपिक है, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो हम टॉपिक बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज के वेरियस टाइप्स का बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। एक्चुअली में हेल्थ और डिजीज से बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपकी लाइफ के लिए या आपके जनरल लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो हम लोग बात कर लेंगे हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड टर्म। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ डिजीज। साथ में मैं बात कर लूंगा वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद का जो वीडियो हमारा होगा, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो की बात कर लेंगे, उसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग फिर वेरियस टाइप के डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड वेरियस डाटा को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। आपको अगर इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ये दोस्तों के साथ। मैं कंटिन्यूअसली ऐसा आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, है ना, जो आपको बेनिफिट पहुँचाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इवन नीट के एग्ज़ाम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।